हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा द राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया का सेकेंड पार्ट। तो इस पार्ट में हम क्या देखेंगे? इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि द बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764 और डुअल एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल। तो फर्स्ट हम ये देखेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था और कैसे हुआ, इसके मेन रीजंस क्या थे। फर्स्ट हमारी स्टोरी शुरू होती है औरंगज़ेब से, यानी कि जब डेथ ऑफ औरंगज़ेब जब हुआ उस टाइम पे क्या हुआ, कोई भी मुगल सक्सेसर, अच्छे कोई भी मुगल रूलर्स बच नहीं गए और उस टाइम पे बहुत ही वीक हो चुके थे। तो जितने छोटे छोटे स्टेट थे वहाँ पे मुगल गवर्नर्स रूल करने लगे। इसी तरह से बंगाल पे भी मुगल गवर्नर रूल कर रहे थे। इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिशर्स ने 1717 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो कस्टम ड्यूटी होती है उससे उन्होंने छूट पाली। इसका मतलब उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। कहाँ पे? ये बंगाल में। और बंगाल में क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बंगाल सबसे रिचेस्ट स्टेट था इंडिया का, तो वहाँ पे इन्होंने ये प्रिविलेज पाली। उस टाइम पे अलीवर्दी खान ये हमारे नवाब थे बंगाल के, तो इन्होंने छूट तो दे दी कि ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप कस्टम ड्यूटी ना दें तो चलेगा, पर इसके अंदर एक कैच हुआ। ये हुआ कि जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे, ब्रिटिश प्राइवेट ट्रेडर्स थे, उन्होंने भी रेवेन्यू देने से मना कर दिया, कस्टम ड्यूटी देने से मना कर दिया, यानी ये लोग भी नहीं देते थे। इससे ह्यूज लॉस ऑफ रेवेन्यू होता था और इस लॉस ऑफ रेवेन्यू की वजह से जो अलवर्दी खान थे इनके ऊपर दबाव पड़ने लगे कि इनके पास रेवेन्यू नहीं आएगा तो ये स्टेट या अपना जो किंगडम है कैसे रन करेंगे। और तो इन्होंने ब्रिटिशर्स से बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी से बोला कि भैया हमने कस्टम ड्यूटी तो तुमसे ही मना किया था। तो उनके सामने दो प्रपोजिशंस रखे कि आपको कस्टम ड्यूटी नहीं देना है, पर जो प्राइवेट होंगे ट्रेडर्स उन्हें देना पड़ेगा। और दूसरा रखा ये कि आज के बाद से जितने भी ट्रेडिंग सेंटर्स बनेंगे उसके जो फोर्टिफिकेशन है, यानी किले बंद नहीं करवा सकते आप, वहाँ पे फोर्ट आसपास फोर्टिफिकेशन आप नहीं कर सकते। इस तरह से दो प्रपोजिशंस रखे, पर ब्रिटिशर्स मानने वाले नहीं थे। इनके बाद जो सक्सेसर आए वो थे सिराज उद दौला। अब सीन ये हुआ कि सिराज उद दौला ने डायरेक्टली बोला कि नहीं, आप कैलकाटा के अंदर कोई भी आपके ट्रेडिंग सेंटर्स के ऊपर फोर्टिफिकेशंस नहीं कर सकते। और ये ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मना कर दिया कि नहीं, हम तो फोर्टिफिकेशन रखेंगे ही और नहीं हटाएंगे। तो सिराज उद दौला ने फोर्टिफिकेशन को हटाने के लिए कैलकाटा के अंदर उनके ऊपर हमला किया, उनकी फैक्ट्रीज के ऊपर अटैक कर दिया। अब ब्रिटिशर्स यही चाहते थे। जून 23, 1757 को क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स इस टाइम का ही वेट कर रहे थे कि कैसे करके हम वॉर के सिनेरियो में घुसे, ताकि हम जो नवाब हैं उनको हटा के अपना जो पपेट नवाब है, यानी कि जो हमारी बात सारा माने, हम जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारी ट्रेडिंग जो है वो और भी बेटर तरीके से हम कर सकें, वो कैसे हो। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, वॉर कर दिया। इनको बुलाया कि आओ, अब आपने हमारे फैक्ट्री पे हमला किया है तो हम उसको डिफेंड करेंगे। इस बहाने प्लासी पे बुलाया इनको। प्लासी पे बुलाने पे सिराज उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में फाइटिंग चालू हुई। तो सिराज उद दौला का सबसे भरोसेमंद उस टाइम पे बंगाल आर्मी का कमांडर था, वो था मीर जाफर। अब मीर जाफर के दम पे ये युद्ध जीतने का हौसला रखते थे कि भैया हम तो जीत ही जाएंगे, पर मीर जाफर ने वहां पे दगेबाजी की। वो ईस्ट इंडिया की कंपनी ने इनको बोला कि आप अगर नहीं लड़ेंगे तो आपको हम नवाब बना देंगे। तो मीर जाफर ने अपने सपोर्टर्स के साथ युद्ध में उतरने से मना कर दिया कि भैया नहीं, मैं आपके साथ फाइट नहीं कर सकता। तो इन्होंने अपना तलवार रख दिया। अब बगावत हो गई आर्मी में, और तो ये गए जगत सेठ के पास। अब जगत सेठ कौन थे? उस टाइम के रिचेस्ट बैंकर थे, जो बंगाल के रिचेस्ट बैंकर में से एक थे। तो जगत सेठ से इन्होंने पैसा मांगा कि हमें कुछ पैसा दे दो कि भैया हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं, हमारे कमांडर ने हाथ ऊपर कर दिए। तो इन्होंने भी मना कर दिया। तो इस तरह से ये युद्ध हार गए।
जब ये हार गए सिराजुद्दौला, तो अब नए नवाब बने मीर जाफर। पर मीर जाफर को ब्रिटिशर्स ने नया नवाब बना दिया, पर इनको एक कैच था कि भैया हम फ्री में तो आपको देंगे नहीं, हमें भी रिटर्न में कुछ चाहिए। तो रिटर्न में क्या, कुछ पैसे मांगे कि भैया हमने लड़ाई लड़ी, हमारे कुछ खर्चा हुआ है, वॉर के अंदर हमारा कुछ एक्सपेंसेस लगे हैं, वो हमें दे दो। तो इनसे पैसे मांगे और साथ में इनसे जगह भी मांगी। 24 प्रगनास, एक विलेज था 24 प्रगना, वहां पे जगह मांगी कि भैया ये हमें जगह चाहिए जहां पे हम फोर्ट अपना एक ट्रेडिंग सेंटर फिर से खोलेंगे। और भी पैसे इनसे मांगे, तो मीर जाफर दे नहीं पाए इनको और रेवेन्यू दे नहीं पाए। तो ब्रिटिशर्स ने इनको भी हटा दिया कि भैया अब तुम हमारे कोई काम के नहीं, जाओ, तुम्हारा भी कोई काम नहीं, तुम हम जब रेवेन्यू नहीं दोगे तो हम क्या करेंगे तुम्हें। इनको हटा दिया। अब नया नवाब इन लोगों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बनाया, मीर कासिम को। मीर कासिम को जब बनाया गया तो इन्होंने भी फ्री में तो ये बनेंगे नहीं नवाब, तो इनसे भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बर्दवान, मिदनापुर और चित्तगोंग का जगह मांग लिया कि भैया ये दे दो जगह, उसके बदले में हम आपको नवाब बना रहे हैं। तो इनसे और भी पैसे भी मांगे, इन्होंने दिया। मीर कासिम ने शुरुआत में तो जगह भी दी, पैसे भी रेवेन्यू देते गए, यानी ब्रिटिशर्स को खुश किया कि भैया हाँ ठीक है, तुमने मुझे नवाब बनाया, ले लो। पर आगे जाके इन्होंने भी रेवेन्यू देने से मना कर दिया कि भैया अब मैं नहीं दूंगा, और ये हो गए सख्त कि भैया अब नहीं देंगे हम, जो करना है कर लो। अब ब्रिटिशर्स हो गए परेशान कि भैया अब तो पानी सर से जा रहा है, अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब ये हुआ कि बैटल, इसका आउटकम ये निकला कि बैटल ऑफ बक्सर 1764। ये बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच में हुआ, मीर कासिम, शुजा-उद-दौला जो नवाब थे अवध के, और मुगल एम्परर शाह आलम, ये सारे इकट्ठे हो गए। मीर कासिम ने इनको भी इकट्ठा कर लिया कि भैया आ जाओ, अवध के नवाब को बोला, और जो मुगल एम्परर थे दिल्ली के अंदर शाह आलम II, इनको भी बुला लिया। और एकता में ताकत है करके इनको सपना दिखाया कि भैया ब्रिटिशर्स को हटा लेंगे तो हम वापस से इकट्ठे हो जाएंगे। पर ब्रिटिशर्स ने यहाँ गेम खेली, इन्होंने नेटिव अलायंस कर लिया। नेटिव अलायंस का मतलब जो छोटे छोटे प्रिंस थे, जो छोटे छोटे राज्य थे, इनसे इन्होंने हाथ मिला ली कि भैया तुम हमें सपोर्ट कर दो, हम तुम्हें पैसे देंगे वगैरह वगैरह। और यहाँ पे फाइटिंग शुरू हुई। ऑब्वियसली आउटकम क्या होगा, जीत गए ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स जीत गए और ये लोग हार गए। कौन कौन हार गया, मीर कासिम और शाह आलम और अवध के नवाब। तो अवध के नवाब, मीर कासिम को तो उसी टाइम पे मार दिया गया। अब जो अवध के नवाब थे उनसे 50 लाख जुर्माना लिया गया कि भैया 50 लाख दे दो, और शाह आलम से बोला कि आप बंगाल की दीवानी अब छोड़ दीजिए, अब बंगाल हमें दे दीजिए, आपका बंगाल पे कोई भी हक नहीं रहा। इन्होंने दे दिया। अब बंगाल किसके अंडर में था, डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी उसके नए नवाब बन गए एक तरह से, उनके पास नया। पर इनको एडमिनिस्ट्रेशन में कोई शौक नहीं था, इनको तो रेवेन्यू में मतलब था। तो यहाँ पे शुरू हुआ डुअल एडमिनिस्ट्रेशन की कहानी। डुअल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, दो एडमिनिस्ट्रेशन थे। यानी कि फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये था कि जो रेवेन्यू है वो डायरेक्ट कौन कलेक्ट करता था, ब्रिटिशर्स। और नवाब जो थे उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि भैया तुम राजपाट संभालो, हम थोड़ा सा आपको रेवेन्यू देंगे, उसी से तुम्हें सब राजपाट देखना है, और सारा बाकी का रेवेन्यू हम रखेंगे। इसका मतलब नवाब के पास पैसे नहीं थे, बस पावर भी नहीं था, कुछ नहीं, नाम का नवाब। अब इसका आउटकम ये निकला कि ग्रेट बंगाल फैमाइन यानी अकाल पड़ा। कब, 1770 में। इस टाइम पे इतना खतरनाक अकाल पड़ा कि ऐसा माना जाता है कि 10 मिलियन जैसे लोग की मौत हो गई। अब ब्रिटिश के बहुत सारे, ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की क्रिटिसिज्म होने लगी कि इतने सारे मौतें हो गई। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये डुअल एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम अच्छा ना लगा, इसलिए इन्होंने डुअल एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म कर दिया। 1772 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ये डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हटा के अब डायरेक्ट ही उसको कंट्रोल करने लगी। नवाब हटा दिया, अब बोला कि भैया रहने दो, हम रेवेन्यू भी कलेक्ट करेंगे और साथ में जो बाकी का राजपाट है वो भी संभालेंगे। तो इसको सबसे पहले दिया गया, उस गवर्नर जनरल बनाया गया वॉरेन हेस्टिंग को। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग वॉर्स इनको लगे इंडिया के अंदर गेन कंट्रोल करने के लिए। ये तो अभी सिर्फ इन्होंने बंगाल के ऊपर गेन कंट्रोल किया, अब इंडिया को गेन करने के लिए और भी बहुत सारे वॉर्स लड़े, वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।